बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अब्बास और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं इस्तांबुल, तुर्की से। आप जानते हैं कि ये सेगमेंट हमारा ख़ास तौर पे बरान रहमत के लिए तैयार किया गया है और इसमें हम आपकी मुलाकात तुर्की के मशहूर अदाकारों से कराते हैं, वो अदाकार जो आपके दिलों पे भी राज कर रहे हैं। यहाँ इस वक्त बहुत सर्दी हो रही है और इन सर्द हवाओं से पाकिस्तान की गर्म हवाओं को सलाम। और आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त यहाँ शूटिंग करना कितनी मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त जिस टेरेस पे, जिस रूफ टॉप पे हम यहाँ मौजूद हैं, वो एक दरिया के किनारे है जिसको बॉस्फोरस कहते हैं। और यहाँ इस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ हुआ है, लेकिन ये हमारा जज्बा है, ये हमारी मोहब्बत है आपके लिए कि आपके लिए हम बारान रहमत की ट्रांसमिशन इतनी ठंड में भी लेकर आ रहे हैं। यू कैन नॉट इमेजिन वाइल सिटिंग इन पाकिस्तान के हाउ कोल्ड इट इज़ हियर इन टर्की। लेकिन आप यकीन कीजिए कि बहुत दुश्वार है, लेकिन जनाब ये सिलसिला चलता रहेगा, हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे पाकिस्तान में मशहूर तुर्की के अदाकारों से। इस वक्त जो एक्टर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन्हें आपने अर्तुगरुल में देखा और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया। आप इनकी वीडियो क्लिप देखिए और वापस आइए। इनसे जब मैं बात कर रहा था और इनको मैं देख रहा था, तो मुझे पाकिस्तान के एक बहुत ही अपने शफीक और एक बहुत ही प्यारे अदाकार की याद आ रही थी, जिनका नाम काजी वाजिद साहब था। अल्लाह मियाँ उनके दर्जात बुलंद करे, उनको अब जवार रहमत में जगह दे। बड़े ही शफीक और बहुत ही प्यारे, हमारे बहुत ही प्यारे अदाकार थे। उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ कीजिएगा। और उनकी शख्सियत में मुझे कुछ उनकी मुशाबहत भी नज़र आई। आप वीडियो क्लिप देखिए और आप देखिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो शायद सही कह रहा हूँ। आज बाराने रहमत में हमारे मेहमान हैं बुराक डेमिर, जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी में एक नेगेटिव किरदार निभाया और ये किरदार लोगों को बेहद पसंद आया। बुराक ने अर्तुगरुल गाजी के अलावा कई दूसरे ड्रामों और फिल्म्स में भी काम किया। आज हम जानेंगे इनसे कुछ दिलचस्प बातें, तो हमारे साथ रहिए। जी जनाब, वीडियो क्लिप आपने देखा और मैं बात कर रहा हूँ बुराक डेनिर की। बुराक डेनिर इज़ अ फेमस टर्किश एक्टर। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा मकबूल सीरियल जो देखा गया अर्तुगरुल गाजी से है, और तुर्की में बहुत अच्छे से एक्टिंग करते आ रहे हैं। सर, हाउ आर यू? वेलकम टू बाराने रहमत। बाराने रहमत में बहुत बहुत खुशामदेद। और पाकिस्तान में जितने भी आपके चाहने वाले और देखने वाले हैं, सब आपको सलाम कह रहे हैं और सब आपको खुशामदेद कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, पाकिस्तान में देखने वालों का शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आपको भी खुशामदीद और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसामुद्दीन कराजा का ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जो अर्तुगरुल में आपने प्ले किया। कैसा लगा इस सीरियल का हिस्सा बनना? और एक एक्टर की भी बाज़ दफ़ा चॉइस होती है, बाज़ दफ़ा नहीं, बड़े एक्टर्स की तो नॉर्मली बहुत चॉइसेस होती हैं। जब भी वो कोई काम मुंतखब करते हैं अपने लिए, तो वो ये देखते हैं कि इस कैरेक्टर में ऐसी क्या बात है जो वो करें कि ना करें। ऑफर्स आपको यकीनन बहुत सारी होती रहती होंगी, लेकिन अर्तुगरुल में ये उसामुद्दीन कराजा का जो आपने रोल किया, इसको करने की वजह क्या, असल वजह क्या थी? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक ऐसे ड्रामे का हिस्सा बन के बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ जो सिर्फ तुर्की में ही नहीं, बल्कि तुर्की के साथ साथ पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ इस्लाम को या फिर हमारे मज़हब को समझा जाता है, तारीख़ को समझा जाता है, उसको लेके लोगों ने हमें सराहा और हमें बहुत पज़ीराई मिली। देखिए, जो भी काम इंसान करता है उसकी ख्वाहिश होती है कि उसे सराहा जाए और उसको उसकी तारीफ़ की जाए। मुझे तकरीबन देखा जाए तो 20 साल हो चुके हैं इस सेक्टर में, इस एक्टिंग फील्ड में मुझे काम करते हुए, और एक अरसा गुजरा है मुझे। और इस अर्तुगरुल गाजी की जहाँ तक बात की जाए, तो इस ड्रामे के डायरेक्टर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी गेस्ट अपीयरेंस की, और उसकी वजह यह है कि उससे पहले मैं एक और ड्रामे में भी काम कर रहा था, तो थोड़ी मसरूफियत होने की वजह से मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया उस वक्त। इस वजह से डायरेक्टर के कहने पर मैंने एज अ गेस्ट एक्टर इसमें काम किया। लेकिन इमरान, मुझे उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि ये कैरेक्टर जो मैं कर रहा हूँ, ये कोई आम कैरेक्टर नहीं है। मुझे अपने आप को देखकर ये एहसास हुआ कि डायरेक्टर ने मुझे कुछ समझकर, मुझे कुछ जानकर ही ये कैरेक्टर ऑफर किया है। और जब मेरी पजीराई होती हुई मुझे दिखी, तो मैंने इस पर और मेहनत की, और ये कैरेक्टर एंगन आल्तन के साथ था। और इसी तरह से मैंने एक और प्रोजेक्ट मैग्निफिसेंट सुल्तान में हुसैन नाम ये कैरेक्टर मैंने किया था, जो शहजादे मुस्तफ़ा के साथ था। वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर था। तो इस तरह के जो पीरियोडिक प्ले होते हैं, उनके अंदर आपको बहुत पजीराई मिलती है। और मेरा ये मानना है कि
काम अच्छा होता है उसकी एक वजह होती है, और वो ये कि आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए, आपके आसपास के लोग अच्छे होने चाहिए। अब एंगन आल्टन मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और काम करके, साथ काम करके, एक अच्छी टीम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। और यूं कह लें खुशकिस्मती है हमारी कि बहुत अच्छी टीम थी हमारी। तो बहैसियत एक्टर आप ये बात समझ बिल्कुल। सकते हैं कि एक अच्छा एनवायरनमेंट एक एक्टर पे कितना असरअंदाज होता है। सो मुख्तसरन ये कि बहुत अच्छा लगा मुझे इस टीम के साथ काम करके, एंगन आल्टन के साथ काम करके। और मैं तो चाहूँगा कि आइंदा भी, कि अगर आइंदा भी मुझे कोई ऐसा रोल ऑफर होता है जो हिस्ट्री पे हो, या जो इस तरह से मेरा ख्याल है कि मेरा सुल्तान तो काफ़ी हिट हुआ था पाकिस्तान में भी, और मेरा कैरेक्टर भी बहुत पसंद किया गया। बिल्कुल, मेरा सुल्तान यकीनन पाकिस्तान में देखा जाने वाला और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला एक प्रोजेक्ट था। और उसके बाद अर्तुगरुल तो बहुत कम, बहुत खुशकिस्मत और बहुत ही खुशनसीब होते हैं वो एक्टर्स जिनके जितने भी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में या कहीं भी ऑन एयर हों, उनकी पहचान उनको मिले। और हर मुल्क में बहुत सारे ऐसे अदाकार होते हैं जो सारी सारी ज़िंदगी इस पहचान की और शनाख्त की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिलती। और यकीनन इसके पीछे आपकी बहुत सारी मेहनत और आपका 21 साल का जो तजर्बा है एक्टिंग का वो है। आपका ताल्लुक़ थिएटर से रहा, और थिएटर वो बुनियादी आपका जो एक कहना चाहिए कि आपकी बुनियाद बना एक्टिंग की, वो थिएटर था। थिएटर से टीवी की तरफ आना, और थिएटर की जो ट्रेनिंग होती है बेसिकली, वो एक एक्टर को बहुत ज़्यादा पॉलिश कर देती है। उन सारे नए एक्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में भी और टर्की में भी, जो इस बुनियादी एक्टिंग के स्कूल से निकल कर नहीं आए और जिनको बुनियादी वो सारी तरबियत नहीं मिली? कुछ ऐसे टिप्स एक्टिंग के आप दीजिए, या कुछ बताइए कि किस चीज़ को सबसे ज़्यादा आपको मद्देनज़र या फोकस करना पड़ता है या मद्देनज़र रखना पड़ता है फॉर बीइंग अ गुड एक्टर? जी इमरान, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने तकरीबन 20 साल का अरसा गुजारा है इस एक्टिंग फील्ड में। और मैंने जब मैं सिर्फ 17 साल का था तब मैंने एक्टिंग शुरू की और थिएटर करना शुरू किया। और मैंने थिएटर के साथ साथ ऐसे लोगों से मिला जुला जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। खुशकिस्मती होती है इंसान की, उसे अच्छे उस्ताद मिले, मेंटोर अच्छा होना चाहिए, आपके टीचर्स, आपके उस्ताद ऐसे होने चाहिए जिनसे आपको सीखने को मिलता है, और इस तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है। और एक और चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि आज के दौर में आसान नहीं है। अगर कोई आपको उस्ताद मिलता है जो आपको सिखाता है या जिससे आपको खुद सीखने को मिलता है, उसकी इज्जत करो, क्योंकि यही चीज़ एक इंसान को बनाती हैं, एक एक्टर को बनाती हैं। हर फील्ड में, दुनिया में हर फील्ड में यही होता है। और अगर आप मुझसे सच पूछें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थिएटर एक एक्टर को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि थिएटर जो है वो आपको सिखाता है, वो आपको बनाता है। और मैंने किसी एक जगह पर नहीं, मैंने तुर्की के बहुत से शहरों में और बड़े बड़े शहरों में जाकर मैंने थिएटर किया है और परफॉर्म किया है, और उसने बहैसियत एक्टर मेरे अंदर बहुत कुछ बदला है। और एक और बात ये कि जैसे आप सवाल कर रहे थे कि एक्टिंग के हवाले से क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी अगर आप एजुकेशन के ऊपर बात करें तो मैंने अंकारा में एक बिलकेंस यूनिवर्सिटी से अपनी फॉर्मल एजुकेशन हासिल की, उनकी एक्टिंग स्कूल से। तो उसने मुझे बहुत कुछ वहाँ से, जो बेसिक्स थी, मुझे वहाँ से सीखने को मिली। और वहाँ से ही मुझे वही पहली वाली बात आ जाएगी कि मुझे उस्ताद भी वहाँ से मिले, और जिन्होंने मुझे मेरी फर्दर लाइफ में मुझे आगे गाइड किया, क्योंकि एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं जितने भी देखने वाले हैं या एक्टिंग की ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप उसकी फॉर्मल एजुकेशन जो है वो एक्टिंग की ज़रूर लें, थिएटर करें, क्योंकि यही चीज़ें बनाती हैं, यही चीज़ें सिखाती हैं आपको। लोगों को देखकर आप सीखते हो, क्योंकि ज़िंदगी में हर इंसान एक कैरेक्टर है। आप उनको देखकर उन्हीं में से कैरेक्टर्स निकालते हैं, उन्हीं में से आप अपनी ज़िंदगी में उन कहानियों को लेकर चलते हैं, तो उन्हीं को ही आप अपनी एक्टिंग में लेकर ढालते हैं। और एक और बात यह कि इंसान को अपने साथ मुखलिस होना चाहिए, और जो इंसान अपने साथ मुखलिस नहीं होगा वो अपने काम के साथ मुखलिस नहीं होगा, और जो अपने काम के साथ मुखलिस नहीं है वो मेरा नहीं ख्याल कि ज़िंदगी में तरक्की कर सकता है, कामयाब बन सकता है। तो कामयाब बनने के लिए सबसे पहली चीज़, अपने काम को खुद आप रिस्पेक्ट दें, अपने आप को रिस्पेक्ट दें। और यही वजह है कि देखने वाले भी जो हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं, वो भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं, वो आपको चाहते हैं, आपको सराहते हैं, और इसी से एक अच्छा इंसान बनता है, एक अच्छा एक्टर बनता है, और इसके साथ दूसरे लोगों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनता है।
आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटी है मावी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ मावी, बिल्कुल जिसका मतलब है, मावी कहते हैं टर्किश में नीले रंग को। जी जिस तरह हमारे यहाँ नीलोफर नाम होता है या नीली नाम होता है, इस तरह मावी नाम है यहाँ। और आपका बेटा है कुज़े, जिसकी उम्र 9 साल है। मावी को या कुज़े को एक्टिंग की तरफ लाने का आपका कोई इरादा है? मावी तो खैर बहुत छोटी है, अभी 2 साल की है, बट उसका 9 साल का जो आपका बेटा है कुज़े, उसका थोड़ा सा भी आपको एप्टीट्यूड पता चलना शुरू हो गया होगा कि वो किस तरफ जाना चाह रहा है। वो उसका एक्टिंग की तरफ रुझान है या वो हीरो नहीं बनना चाहता, रियल टाइम कुछ रियल लाइफ हीरो बनना चाहता है, कुछ ऐसा करना चाहता है जो कि टीवी से हट करो, मीडिया से हट करो? कूजे तो अभी 9 साल का है और मेरे साथ अक्सर मेरे साथ शूट पर भी जाता है वो। मैं शूट पर होता हूँ तो वो वैन में सो रहा होता है या फिर वो शूट पे होता है मेरे साथ, सेट पर आ जाता है। इवन जब वो 5 साल का था तब से सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो मेरे साथ ही रहता था और उसको मैं घर पे अकेला छोड़ नहीं सकता था। तो इस वजह से जहाँ भी जाता हूँ, किसी शूट पर जा रहा हूँ, किसी कमर्शियल शूट पर जा रहा हूँ, तो उसको अपने साथ रखता हूँ। और एक बड़ा फनी वाक़या मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं साहिल पे था, उसके साथ हम घूम रहे थे, तो एक फ़ैन आया और उसने आकर मुझसे ऑटोग्राफ लेना चाहा, तो मैंने उसको ऑटोग्राफ दिया। तो उसने पिक्चर ली, तो हुआ ये कि ये उसे देख के नाराज़ हो गया कि मेरे साथ क्यों नहीं ली। सही अभी से उसके अंदर एक वो स्टार है मौजूद। बिल्कुल ऐसे। हाँ स्टार तो वो है। ऐसे चाइल्ड स्टार उसने 2 कमर्शियल भी किए और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत अच्छा काम किया उसमें। लेकिन बात यह है कि उसको आजकल थोड़ा एनिमेशन का शौक हुआ है और मुझसे अक्सर कहता है कि मैं एनिमेटर बनना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं उसे बिल्कुल रोकना नहीं चाहूँगा। और जहाँ तक मेरी बेटी की बात है तो उसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो एक्टिंग फील्ड में आए और उसके लिए मैं बिल्कुल इस चीज़ पर राज़ी नहीं हूँ। इमरान, 2023 टर्की के लिए एक बहुत बड़ा साल है। इंटरनेशनल जो सारा का सारा एक सिनारियो है वो चेंज होने वाला है और एक टर्की एक बहुत बड़ी क़ुव्वत बन के लोगों के सामने उभरने वाला है इंशाल्लाह। टर्की हमारा बरादर मुल्क है और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं इसकी तरक्की के लिए भी, और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए भी तुर्की के लोगों के लिए यही दुआएं, तुर्की के लोगों की यही दुआएं होंगी कि हम सब मिलकर तरक्की के जिस सफ़र पे हम लोग चाहते हैं कि साथ चलें, ये तमाम बरादर इस्लामी मुल्क और ख़ास तौर पे तुर्की पाकिस्तान की जो दोस्ती है ये और ज़्यादा मुस्तहकम और ज़्यादा आगे चले। आप कितने एक्साइटेड हैं उस वक्त के लिए जब तुर्की के लिए सारे नए एवेन्यूज़ खुलेंगे? बॉस्फोरस रिवर जो है वो उस पर जो है वो टैक्स वाला जो सिलसिला है वो शुरू होगा, प्लस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ आने वाली हैं, उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं 2023 के लिए फॉर टर्की? बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात की आपने, और ये 2023 जो है वो तुर्कियों के लिए बहुत अच्छा एक साल साबित होने वाला है। और यही नहीं, अगर देखा जाए दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की का जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की का ताल्लुक़ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अलावा बाकी मुल्कों के साथ भी हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। लेकिन पाकिस्तान के साथ एक बरादराना सा ताल्लुक़ है और बहुत मोहब्बत है, और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा कायम रहे। और जहाँ तक हमने 2023 की बात की है, मैं तो चाहता हूँ, मैं इस तरह से देखता हूँ कि हर आने वाला दिन जो है वो तरक्की का दिन होता है, और अपने मुल्क के लिए हर इंसान चाहता है कि उसका मुल्क तरक्की करे, और एक हर नया आने वाला दिन एक नई जिंदगी की तरह होता है, और हमें अच्छे की ही उम्मीद करनी चाहिए अल्लाह ताला से। और ये बस अल्लाह से रहम की उम्मीद है कि बहुत सर्दी में इस वक्त बैठ के हम आपके लिए ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अब आप देख लें हमारी मोहब्बत का लेवल, और इस वक्त बुराक डेनिर जो है वो भी इस वक्त ठंड में और बारिश में हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हमने क्योंकि वादा किया है कि आपको ये ट्रांसमिशन देनी है तो हम इस सारे तूफान और हवा के साथ यहाँ बैठे हुए। ऐसा ना हो कि उड़ते दिखाई दे। बुराक भाई, बहुत ठंड हो रही है। आपकी वाइफ जो है वो एक एडिटर हैं एक फूड मैगजीन की, यकीनन उनको खाना बनाना बहुत अच्छा आता होगा, और आप खाने के शौकीन हैं कि नहीं है? मेरी वाइफ जो है वो असल में एक मैगजीन है गैस्ट्रोनॉमी, उसकी वो एडिटर है, गैस्ट्रोनॉमी, और उनका ताल्लुक जो है वो बालकान से है। तो देखा जाए तो बालकान के खाने जो बहुत ही लजीज होते हैं और बहुत मशहूर भी हैं, और मुझे लगता है कि ये वजह है कि खानों में उनकी बहुत दिलचस्पी रहती है। और मुझे भी क्या बात हो सकती है किसी मर्द के लिए कि उसकी वाइफ को या उसकी मिसेस को, उसकी बीवी को अच्छे खाने बनाने आए? मेरे ख्याल है फिर इससे बेहतरीन जिंदगी में कोई और सपना नहीं हो सकता। कहावत सुनी होगी कि हर मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है।
बिल्कुल, ये हमारे यहाँ की भी बड़ी मशहूर मिसाल है कि दिल का रास्ता जो है मर्द का वो पेट से होता हुआ गुजरता है या ज़बान से होता हुआ गुजरता है। लेकिन जब आप बहुत लंबी आउटडोर शूट से वापस आएँ या शूटिंग से वापस आएँ, तो वो क्या पहली चीज़ होती है जो आप फरमाइश करते हैं अपनी मिसेस से कि वो आपको पका के खिलाएं? आपका सबसे फेवरेट खाना क्या है उनके हाथ का? जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उनका ताल्लुक बाल्कान से है, और बाल्कान वो इलाका है, वो रीजन है जहाँ पर खाने जो है बहुत लजीज किस्म के होते हैं। उस रीजन की सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी, जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, वो यही है कि वहाँ के खाने बहुत लजीज और मशहूर होते हैं। और उसके अंदर जैसे फ्रेश सब्जियों से और फ्रेश मीट से वो खाने बनते हैं, और यही वजह है कि मुझे वो खाने बहुत पसंद आते हैं। कोई भी फ्रेश चीज़ जो खाने की हो, जो आपको तरोताज़ा कर दे, अच्छा लगता है और मुझे बहुत मज़ा आता है। और मुझे शायद बाल्कान के खानों में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। और एक और डिश भी है जो वो बहुत मज़े की बनाती हैं और बहुत लजीज होती है, और अगर मुझे कहा जाए कि रोज़ाना खाऊं तो मैं रोज़ाना खाना चाहूँगा, और वो है सीरी पाए। वो सीरी पाए बहुत अच्छे बनाती हैं। ये सीरी पाए तो बड़े कमाल की चीज़ है, ये तो हमारे यहाँ भी बड़े पॉपुलर हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ऐसी बात है जो इंटरनेशनली सीरी पाए जो है वो हर दुनिया के कोने में मशहूर हैं। तो बड़े हम भी आपको दावत देते हैं जी, आप पाकिस्तान आए और बिरयानी हम आपको खिलाएंगे पाकिस्तान की। बिरयानी, क्या कहा? बिरयानी, बिरयानी। बिरयानी तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बुरियान के नाम से एक डिश है जो बहुत लजीज होती है। बिरयानी is rice with all those spices and everything which is available in the kitchen. Just put in it and make this rice a potpourri of your everything available I in love the kitchen. स्पाइसी खाना Like meat, बहुत पसंद। vegetables, Oh, okay. spices, rice, everything. समझ गया मैं, हाँ समझ गया। Yeah. So what do you call this kind of rice in Turkey? प्रिंच, राइस ना, राइस Princh. प्रिंच। अच्छा चलिए जी, हमारे यहाँ जी बिरयानी राइस की और बात यहाँ कर रहे हैं Princh. ना? प्रिंच या राइस या राइस प्रिंच Princh. प्रिंच कहते हैं। बट नो, बिरयानी इज समथिंग एल्स। बिरयानी क्या होती है कि बिरयानी में हर वो चीज डाल दी जाती है जो अच्छा, किचन में हाँ, होती समझ है। गया, समझ गया। इसमें आलू होते हैं, उसमें चिकन होता है या बीफ होता है या मटन हाँ। होता है, और उसमें सब्जियां होती हैं और मैं बड़ी समझ अच्छी गया। स्पाइसेस होती हैं। आप जिसकी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ मीट और राइस प्रिंच ऐसी काफ़ी डिशेस आपको मिलेंगी। और हमारे यहाँ एक और भी है जो मीट और राइस को पुलाव भी कहते हैं। पुलाव वो बहुत ही लजीज होता है, और हर रीजन में अगर देखा जाए बहुत ही डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मीट के साथ अच्छा, बनाया पुलाव जाता हमारे यहाँ भी होता है। बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि सिरी पाए, पुलाव, ये सब बिल्कुल, चीज़ें। और आपको जब टर्की आते हैं तो आपको बहुत सारी क्यूजीन जो है ना वो बड़ा एक जैसा नज़र आता है। आई थिंक बिकॉज ऑफ I think the traditions and culture we follow, or because of those warriors who travel from one part to another. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो बहुत सारे जंगजू कबीले थे और बहुत सारे मुसलमान फातहीन थे जब वहाँ से यहाँ ट्रैवल किया उन्होंने, या यहाँ से वहाँ ट्रैवल किया। तो ये जो ट्रेडिशन खाने की जो थी, ये भी साथ साथ वो अपने लेके ट्रैवल किया, और शायद वही वजह थी कि बहुत सारी चीज़ें हमारी और आपकी बहुत मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान में आपका कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हुआ और पाकिस्तान में आपको बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। और मैं भी अपने जो देखने वाले उनको बता रहा था कि एक हमारे बड़े प्यारे एक्टर थे काजी वाजिद साहब, जो मेरे दिल से बड़े करीब थे और मेरे बहुत ही प्यारे थे। आपका जो आपकी पर्सनालिटी का पर्सोना है वो भी कुछ उन जैसा है, तो मुझे आपको देख के और ज़्यादा प्यार आ रहा है आपके ऊपर। उस वक्त का रमज़ान जब आप छोटे थे और अब का रमज़ान कितना फ़र्क है? क्योंकि आप उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने इंटरनेट से पहले वाला वक्त देखा, जिसने, और हम भी उसी जनरेशन के हैं, ऐसा कुछ ओवर होने की ज़रूरत नहीं है हमें कि हम जैसे कुछ बहुत ही आज के बच्चे हैं। मैंने भी वो टाइम देखा है और मुझे वो पता है कि वो बचपन हमारा कैसा था और अब का, और ख़ास तौर पे कोरोना के बाद तो चीज़ें 2 साल के अंदर बिल्कुल बदल ही गई हैं। बट अगेन रमज़ान की जो ट्रेडिशंस थी वो अब वैसी नहीं रही जो पहले होती थी। इस तरह बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठ के इफ्तारियाँ करते थे, दादी दादा नानी नाना के साथ बैठ के, बुज़ुर्गों के साथ बैठ के सहरी पे उठना, इफ्तार पे। अब बहुत बिजी हो गई है ज़िंदगी। अपने बचपन के रमज़ान में और अब के रमज़ान में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरोना ने तो एक और ही कुछ, मतलब पूरा मंजरनामा ही बदल दिया ना सारा। लेकिन जब ये कोरोना नहीं था तब भी उस वक्त का रमज़ान और आपके बचपन के रमज़ान में आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में बचपन जो है वो इंसान का वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गुजरता है, और मेरी जहाँ तक बात है अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी मदर साइड के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इतना वक्त नहीं गुजार सका।
बाकी जहाँ तक बात है ये रमज़ान पेरेंट्स के साथ ही फैमिली के साथ मिलजुल कर बैठने का, और ये सब कल्चर के तौर पे भी, अगर मज़हब के तौर पे भी देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मिल के बैठ के ये सब चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है, इसको रमज़ान का ये वक्त गुजारा जाता है और खुदा की रहमतें साथ में होती हैं। और एक वक्त वो भी था कि जब अगर कोई रिश्तेदार करीब नहीं है तो आप हमसायों के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, उनके साथ मिल बैठते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं, उनको आप शेयर करते हो। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा, वैसे घरों की बाउंड्रीज नहीं होती थी, दरवाजे खुले होते थे, जब जो जिसके मर्जी घर चला जाए, एक अपनाइयत का एहसास होता था मोहल्लों में, गलियों में, जो कि अब बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन का एक कॉन्सेप्ट आ गया। हर कोई अपने कमरों में अलग अलग है, अपनी गलियों में, अपने घरों में एक दीवारें ऊंची कर दी गई हैं, जो एक हर कोई अलग हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वक्त पहले जैसा नहीं रहा है, और ये सिर्फ रमज़ान या फिर ये इस वायरस की वजह से नहीं है। बात ये है कि अब शायद दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, उन्हें लगता है, और वो चीज़ें जो पहले हुआ करती थी, जो प्यार मोहब्बत, जो शफकत पहले होती थी लोगों के दरमियान मिलजुल कर रहने वाली, वो शायद अब पहले की तरह नहीं है। और यही वजह है कि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर भी हो गए, एक दूसरे का एहसास उस तरह से नहीं करते जो कि हमें करना चाहिए। हम अपनी रिवायात को, अपने कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं। बहुत सारी रंगीनियों में इंसान जब चला जाता है तो वो उसे अपनी सकाफत भूल जाती है, अपनी रिवायात से दूर हो जाता है। और जुड़े रहने के लिए सकाफत के साथ खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, अपनी रिवायात को जानना बहुत ज़रूरी है, उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने मिस करता हूँ। हमें पड़ोसियों का नहीं पता होता कि कौन हमारे पड़ोस में रह रहा है, हमें ये नहीं अंदाज़ा होता कि हमारा पड़ोसी कौन है। हमें पूरी हम ज़िंदगी गुजार देते हैं, हमें पड़ोसियों से आपस में ताल्लुक़ नहीं बनता, जो कि पहले कितना इकट्ठा एक दूसरे के, हमारे घर जो खाना बनता था वो पड़ोसी आके खाते थे, जो पड़ोस दिल नहीं चाहता था तो अपने पड़ोस से घर खाना खाने चले जाते थे। एक मुझे नहीं मालूम कि तुर्की में किस तरह का माहौल था, बट हमारे यहाँ तो ये एनवायरनमेंट। पुराने वक्तों में तो ये था कि जब घर में कोई चीज़ पकती थी तो कहा जाता था कि साथ वालों के घर खुशबू जा चुकी होगी। हाँ, तो उनको भी देनी चाहिए, तो उनसे मिल बांट कर शेयर की जाती थी, उनको भी दी जाती थी, और पूरे मोहल्ले में वो चीज़ ज़्यादा बनाई जाती थी घर में बांटने के लिए। और हमसायों को तो इतने हुकूक हैं हमारे मज़हब में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने हुकूक दिए हैं, हमारे दीन इस्लाम में इतने ज़्यादा हक हैं पड़ोसी के, कि एक वक्त ये था कि लोग कहते थे कि हमें तो ये है, यहाँ तक डर था कि जो आपका हमसाया है उसका आपकी विरासत में हिस्सा ना हो, इसलिए कि इतने हुकूक पड़ोसी, और 70 घर जो 40 घर जो आपकी विसिनिटी में आते हैं आपके घरों के साथ, वो आपका पड़ोस समझा जाता है। लेकिन अब हमें अपनी दीवार के साथ जो लगा हुआ घर होता है उसका पता नहीं होता। आपको क्या लगता है बुराक भाई कि जी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट किसने प्ले किया? क्या सोशल मीडिया, इंटरनेट की दुनिया ने किया, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट थी, या क्या था जिसने इंसानों को इंसान से इतना दूर कर दिया? अब हम एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं जहाँ हम फेसबुक और इंटरनेट और इंस्टाग्राम और सारी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हम उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जो हमारी आंखों से दूर हैं, लेकिन जो हमारे साथ हैं हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन मैं सोशल मीडिया को इसका कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान शायद पैसे की लालच में, जो इंसान पैसे के पीछे दौड़ना शुरू हो गया है, उसी ने ही इंसान को इंसान से दूर कर दिया। पैसे की दौड़ तो हमेशा से थी। आपको नहीं लगता कि पैसा और ज़र की ख्वाहिश जो है वो तो इंसान को बहुत अरसे से थी? वो तो मतलब आप प्री हिस्टोरिक आप देख लीजिए या फिरौन का ज़माना देख लें, पैसे और जायदाद की ख्वाहिश तो इंसान को बिल्कुल सही कहा आपने। पैसों की इंसान को पहले से, ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन शायद उस वक्त मुखलिस थे, लोगों में मुखलिसी नाम की कोई चीज़ होती थी, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे और कोई लालच नहीं थी। अब अगर देखा जाए तो मैं बड़ी सिंपल सी बात करना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये है कि सोशल मीडिया ज़िंदगी में आ गया, उससे लोग एक दूसरे की पोस्ट देखते हैं, उसको देखते हैं, हाँ ये कर रहा है, वो कर रहा है, और उसके बाद उससे बात करने का टाइम नहीं है किसी के पास। वो देख लेते हैं लेकिन उससे कम्युनिकेट नहीं करते, बात नहीं करते। उनको पता लग जाता है कि हाँ ये कर रहा है, चलो ठीक है, वो ठीक है अपनी जगह पर, ठीक है, तो बात करने का क्या फ़ायदा, क्यों बात करें, टाइम क्यों ज़ाया करें, किसी के पास टाइम ही नहीं है। इसी तरह से देखा जाए तो मोहब्बतें मोहल्लों में पलती थी, मोहल्लों को ख़त्म कर दिया गया, और उनकी जगह पर आप देखेंगे तो उनको सब चीज़ों को मस्मार करके वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बना दिया गया, और लोग एक दूसरे को जानते नहीं है वहाँ। छोड़े, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ, ये कि आप रोड पर देखे लोग जा रहे होते हैं, गाड़ी से गाड़ी जुड़ी हुई है, लेकिन वो इतने रश के अंदर भी रोड पर नहीं देख रहे होते, अपने मोबाइल फ़ोन में बिजी होते हैं। लोग इतने मसरूफ़ हो चुके हैं, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। बस इंसान ऐसा बन चुका है कि सुबह निकलना, शाम को घर जाना, एक चक्कर है जिसमें वो घूम रहा है, और न जाने इंसान
क्या चाहता है? मैं तो इतना कहूंगा कि जो सोशल मीडिया है उसने इंसान को जितना एक दूसरे के करीब कर दिया है ना, उतना ही उसने दूर कर दिया है। इसकी मैं एक और मिसाल देना चाहूंगा आपको कि आप देखें, आप दुनिया में एक शख्स बहुत दूर बैठा है, आप उससे बात कर रहे हैं, आप उससे कनेक्टेड हैं, लेकिन आप उससे तो बात कर रहे हैं, लेकिन मसरूफ हैं, उससे मैसेजेस भी कर रहे हैं, उससे कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन जो शख्स आपके सामने है उससे हम बात नहीं कर रहे, उसको टाइम नहीं दे रहे, उसके साथ नहीं बैठ रहे। तो हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। सोशल मीडिया ने दूर तो कर ही दिया हमें फ़ोन की वजह से। और हकीकत तो यह है कि इमरान, हमने देखा जाए तो वर्चुअल रिश्ते जो हैं वो कायम कर लिए हैं, हकीकी रिश्तों को छोड़कर। पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं। चार लोग खाना खाने बैठे होंगे रेस्टोरेंट में, तो चारों के हाथ में फ़ोन होगा और सब अपने सामने बैठे हुए शख्स के साथ ये खाने को एंजॉय करने के बजाय सब फ़ोन में लगे होते हैं। उस रिस्क की भी बेअदबी है जो आपके सामने पड़ा है, जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं और आप अपना सब कुछ गंवा देते हैं सिर्फ इस 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, और आप जब वो आपके सामने आता है तो आप उस वक्त उस हाथ में आपके फ़ोन होता है। तो एक तो ये बात, और दूसरी चीज़ है कि एक बड़ा अजीब सी आपने इंस्टाग्राम की बात की या सोशल मीडिया की बात की, तो उसमें लोगों का ये जो एक अपना स्टेटस शो करना हर वक्त कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और दूसरों को, बहुत सारे ऐसे लोगों को, आपको नहीं लगता कि उससे जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते उनको तकलीफ़ होती होगी ये कंपैरिजन देख के अपनी ज़िंदगी में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी इस्तात से सारी चीज़ें बाहर हैं, तो वो एक हसद और जलन और कमतरी का मादा, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने तक ही रखनी चाहिए, और कुछ चीज़ों पे की नुमाइश इस तरह नहीं करनी चाहिए, जो ऑपुलेंस जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, या जो चीज़ अपना वो सारा कुछ, वो सारा अपना माल और अपनी वो चीज़ें दिखाना उन लोगों को जो साहिब हैसियत नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक सोसाइटी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रही है, और इससे साइकोलॉजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जी, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये बहुत अजीब बात है कि आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ खा रहे हैं, उसको पिक्चर ले रहे हैं, इसकी पिक्चर ले रहे हैं, सारे खानों की पिक्चर ले, क्या है ये? उसको अपलोड करना और अपलोड करके उसको लोगों को दिखाना, ये किस किस्म की बात है? मैं, अगर मुझसे पूछे तो मुझे चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ और ना मुझे अच्छा लगता है, और मैं जो लोग ये करते हैं उनको कहता भी हूँ कि यार आप ठीक नहीं कर रहे हो। जिनको मैं कह सकता हूँ उनको मैं रोक सकता हूँ, उनको मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, उनसे कहता हूँ मैं कि आप किसको दिखा रहे हो? नहीं दिखाओ भाई। जिसके पास नहीं है वो चीज़ जो आप अपलोड कर रहे हैं, वो उसे देखकर क्या सोचेगा? बिल्कुल सही। आप लोगों को मतलब उनके जज्बात के साथ खेलते हैं। आप पिक्चर अपलोड करके अपना स्टेटस जो शो कर रहे हैं, वो आप क्या करना चाह रहे हैं? वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। अच्छे से अच्छा मोबाइल, लोग बाहर आप देखेंगे मोबाइल हाथ में पकड़ के बैठे होंगे, उन्हें लगता है कि अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, ये सब चीजें इंसान बनाते हैं, यही समझते हैं ना वो। आपके पास अच्छा मोबाइल है, अच्छे कपड़े आपने पहने हुए हैं, अच्छी गाड़ी आपके पास है, तो आपकी इज्जत है माशरे में। बहुत बुरी बात है ये, मैं इनसे एग्री नहीं करता। और ये चीज आपकी डील्स डिसाइड करती है कि जितनी बड़ी आप गाड़ी से उतरते हैं या जितना अच्छा आपके कीमती आपके हाथ में फ़ोन होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो शायद आपको उसी हिसाब से पैसे भी ज़्यादा आपके मुकर्रर किए जाएं किसी प्रोजेक्ट के लिए, कि लोग कहेंगे कि ये तो एक एक्टर बड़ा है, या शायद उसका बड़ापन जो है वो उसके स्टेटस से, उसकी अदाकारी से नहीं, बल्कि उसके उस माल से, या उसके पास जो उस वक्त कीमती गाड़ी है या फ़ोन है, उससे जज किया जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। हम अगर अपनी ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि लोगों के लिए जीना तो बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे के लिए जिएं, लेकिन इस तरह दूसरे के लिए ना जिएं कि आप जो कुछ कमा रहे हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए आप कमाएं। आप अगर अपनी ज़िंदगी में कंपटीशन ख़त्म कर दें तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ये फ़िक्रें ख़त्म हो जाएंगी, विच हैज़ बिकम सो इनएविटेबल इन आवर सोसाइटी, कि आप जो कुछ करते हैं वो दिखावे के लिए करते हैं, और हर किसी से अपने आप को जो हम कंपेयर करते रहते हैं कि उसके पास ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है। अपने से नीचे जब आप देखते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, जब आप ऊपर देखते हैं तो हमेशा आप तकलीफ़ में ही रहते हैं। जी, अच्छी बात की आपने। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं इन चीज़ों में पड़ता ही नहीं हूँ। मैं अगर बात करूँ आपसे तो वो सिर्फ ये कि मैं अपनी फैमिली के लिए जीता हूँ, मैं अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, मैं अपने लिए ज़िंदगी गुजारता हूँ। मेरे पास क्या है क्या नहीं है मैं शो ऑफ़ नहीं करता हूँ, और अल्लाह पाक हमें हुक्म भी नहीं देता कि हम इन चीज़ों को शो ऑफ़ करें या कुछ ऐसा करें। हमें
अल्लाह की मखलूक में बांटना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए, उसका रख के बैठ नहीं जाना चाहिए। और मैं यही कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि आज जो मैं कर रहा हूँ वो कल को मेरे बच्चे भी देख के मुझसे सीखेंगे। खुद प्रैक्टिस करें ताकि दूसरे उसको देख के सीखें, बजाय ये कि इसी तरह एक दफ़ा किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं तबलीग के लिए जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी तबलीग यह है कि जो ज़बान से ना की जाए, यानी वो प्रीचिंग जो आपके अमल से दूसरे देखें और सीखें, वो सबसे बेहतरीन तबलीग है। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और मुझे यकीनन आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं जितना आप बोल रहे थे शायद उससे ज़्यादा मैं बोल रहा था, इसलिए कि मुझे आपके साथ इंटरव्यू करने में मुझे लग रहा था कि जिस तरह हम दो दोस्त आपस में बैठे हैं जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं, बहुत और बहुत बिल्कुल उसी शुक्रिया। तरह मैं जब भी अपने से किसी बड़ी उम्र के शख्स के साथ बैठता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मुझे यकीन है कि मेरे जितने व्यूअर्स इस वक्त देख रहे होंगे उन्होंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। इट वाज अ ह्यूज प्लेजर फॉर अस टू हैव यू हियर, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे यकीन है कि आप दोबारा भी हमें इसी तरह मुलाकात का मौका देंगे, हम दोबारा आपसे इंटरव्यू करेंगे, जब भी तुर्की आएंगे आपसे मुलाकात रहेगी और बातचीत रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुराक भाई, हमारे प्रोग्राम का, हमारे शो का हिस्सा बनने का। अपने पाकिस्तान के फैंस को कोई जाते जाते खूबसूरत सा पैगाम दें ताकि हम आपसे इजाज़त लें और हम अपना सिलसिला बाराने रहमत का जारी रखें। कोई पैगाम पाकिस्तानी फैंस? जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहना चाहूँगा। आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, आपने इस प्रोग्राम पर इस काबिल समझा। और मेरा पैगाम ये है पाकिस्तानियों के लिए, सब देखने वालों के लिए, कि कोविड पीरियड जो चल रहा है इसमें अपना बहुत सा ख्याल कीजिए, अपने बड़ों का ख्याल कीजिए, केयर कीजिए अपनी भी और अपने आसपास रहने वालों की भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसी से आपको कोई शिकायत तो नहीं है सिवाय उस परिंदे के जो आपके ऊपर से उड़ के गया था? उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा और आप हमें दोबारा मुलाकात का Thank शरफ you. बख्शेंगे। That was wonderful. बहुत बहुत जी जी शुक्रिया बिल्कुल, आपका। बहुत देखते शुक्रिया, रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आऊँगा और मैं बिरयानी भी खाऊँगा वहाँ आके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बराने रहमत आप देखते रहिए, हम आपसे मुलाकात करेंगे दोबारा तुर्की से अगले दिन। अभी आप बराने रहमत देखिए पाकिस्तान से। मुझे इजाज़त, तुर्की इस्तांबुल से।